ये तुम्हारा एक्चुअल में दिखेगा इस टाइप से, ठीक है। एक्चुअल में ये तुमको ग्लास ट्यूब ऐसे ही बना हुआ रहता है, वायर्स तुमको दिख रहे होंगे ऊपर और नीचे में, यहाँ पे तुमको ये ग्लास के बाहर निकले हुए ये टर्मिनल दिख रहे होंगे, देखो यहाँ पे ये कुछ कनेक्ट किया है, वायर से कनेक्ट किया हुआ है, बोलने का मतलब इसको ये अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से देखो ये डिस्टॉर्ट हुआ है, डेविएट हुआ है, इसका रास्ता सीधा होना चाहिए, तुमको दिख रहा होगा यहाँ से लाइट जो है सीधा जाना चाहिए था, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सभी के फॉर्मेशन मतलब इन सभी के बारे में डिटेल देख चुका था, ठीक है। हम लोगों ने एटम्स के अलग अलग क्या था, ये दो थ्योरीज कंप्लीट किए हुए थे, एक तो जे थॉमसन का दिया हुआ थ्योरी, ठीक है, एटॉमिक मॉडल उसका जो दिया हुआ था, साथ ही साथ हम लोगों ने उसके बाद रदरफोर्ड का भी एटॉमिक मॉडल देख लिया था, उसके सारे पॉइंट्स देख लिया, सब कुछ उसमें से कवर हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने न्यूट्रॉन्स को भी डिस्कवर कर लिया, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर करने का क्रेडिट जो है ये चैडविक को जाता है, ठीक, चैडविक। उसके बाद फिर जो छोटे छोटे टॉपिक्स है पहले 2-3 वो कवर करते हैं, उसके बाद फिर तुम्हारे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले रहेंगे, ठीक है। देखो भाई, तो कुछ फैक्ट्स बचे हुए हैं छोटे, या फिर छोटे छोटे टॉपिक से समझ लो इसको, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो इस पे। जब अब न्यूट्रॉन्स का भी डिस्कवरी हो चुका है, अब न्यूट्रॉन्स भी बन चुके हैं, सॉरी मिल चुके हैं, पहले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट हो चुके थे, ठीक है। अब जब ये डिस्कवर होने के बाद अब एक्चुअली में जो एटम का मास होता था, ठीक, जो कि पहले पहले कैलकुलेशन जब किया जाता था बिफोर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्लियर, उस टाइम पे उसका प्रॉपर मास फाइंड आउट नहीं हो पाता था। तो जब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के साथ साथ अब एटम के मास को भी एक्चुअली में काउंट किया जा सका, ठीक। तो उसी बेसिस पे एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है जिसको कि हम लोग बोलेंगे फिर अब मास नंबर, मास नंबर। एटॉमिक नंबर जो था उसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता था, मास नंबर जो है इसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर को मास, सॉरी Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और मास नंबर जो है ये A से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्लियर है, ठीक है। सेम एक चीज इसमें बस तुमको दिमाग में बिठाना है, सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। कार्बन जो है, कार्बन के तुम कितने भी एलिमेंट से ले आओ, क्लियर, उसके कितने भी एलिमेंट से ले आओ, सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो रहने वाला है ये तुम्हारा 6 ही होने वाला है, ठीक। उसके अलावा उसमें अगर चेंज किसी दूसरे पार्टिकल्स में होता है तो इलेक्ट्रॉन में चेंज हो सकता है या फिर उसके न्यूट्रॉन में चेंज हो सकता है। तो मास नंबर जो है ये एलिमेंट में भी वेरी कर सकता है, बट एटॉमिक नंबर जो है ये एलिमेंट में वेरी कभी नहीं करता। अभी हम लोग देखेंगे आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स में तुम्हारा मास नंबर जो है ये चेंज हो जाएगा, बट एटॉमिक नंबर जो रहेगा ये तुम्हारा चेंज नहीं होने वाला होगा। तो ध्यान दो यहाँ पे, मास नंबर जो रहता है, मास नंबर में हम लोग उन सारे पार्टिकल्स के नंबर को लेते हैं, मास नहीं, उन सारे पार्टिकल्स के नंबर्स को लिया जाता है जिनसे मिल करके पूरे एटम का मास फॉर्म हो रहा होता है। बोलने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको ही हम लोग बोलते हैं मास नंबर। तो मास नंबर ये हो गया भाई इतने में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एन एटम। composition of an atom and representation, composition of an atom and representation, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ध्यान से समझो। एक एटम के जो कॉम्पोजिशन होते हैं वो 3 ही होते हैं, एक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक हो जाएगा प्रोटॉन, एक हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो ये हो जाएंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एन एटम। अब किसी भी एक एटम को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तब के केस में हम लोग उस एटम को अगर यहाँ पे ये लिए, यहाँ पे उसका आ जाएगा Z मतलब एटॉमिक नंबर, और ऊपर में इसका आ जाएगा मास, मास नंबर नहीं मास। एक काम करो, यहाँ पे मास नंबर लेना पहले, तो ऊपर में इसका आ जाएगा A, ठीक है, ऊपर में इसका आ जाएगा A। तो ये हो गया Z और ये हो जाएगा A। तब के केस में ये हो जाएगा एक एटम के रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अगर यहाँ से हम लोग एग्जांपल लेते हुए चले तब के केस में हीलियम एटम जो है ये हो जाएगा 2 और ये 4, जहां से 2 जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होने वाले हैं, और बचे हुए जो मास नंबर दिख रहा है तुमको वहां पे, उससे तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट होने वाला होगा। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे तब
2, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये टोटल मास नंबर कितना है यहाँ पे 4 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, बोलने का मतलब 2 इक्वल्स, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 2, ठीक है। तो इस हिसाब से बहुत ही हल्के फुल्के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। किसी भी एक एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है इससे, तो इससे जितने भी हम लोग के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो। अच्छा इसको पहले नोट डाउन करो तो जल्दी, इसमें से नोट डाउन करो जल्दी, क्या नोट डाउन करना चाहते हो जल्दी करो फटाफट। हाँ, और क्लास का टाइमिंग अब से डेली नहीं होने वाला है, सिर्फ आज के लिए था, क्योंकि आज जो तुम्हारे इस टाइमिंग पे 10th वालों का बैच चलता है, बट 10th वालों का आज छुट्टी था, इसी वजह से तुम्हारे टाइमिंग को 1 घंटा पहले कर दिया गया। कल से तुम्हारा टाइमिंग वही होने वाला होगा जैसे कंटिन्यू चल रहा था अपना, ठीक। सिर्फ आज के लिए टाइमिंग जो है ये चेंज किया गया है। हो सकता है अभी पूरे समर वैकेशन चलते तक क्लासेस तो मिस नहीं होने वाले, क्लासेस तो रेगुलर ही चलने वाले रहेंगे। हो सकता है अभी ये समर वैकेशन में बीच बीच में एक आध दिन तुम्हारे टाइम को आगे पीछे करने का नौबत आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, हालांकि उसके लिए तुमको इन्फॉर्मेशन जो है वो तुम्हारे सो के उठने से पहले ही मिल जाएगा, क्लियर, ठीक है भाई। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे 3 डिफरेंट टर्म्स एटम्स के, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नंबर्स के बेसिस पे, जो हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं उनके बेसिस पे हम लोग 3 डिफरेंट टर्म्स देखेंगे। एक हो जाएगा आइसोटोप्स, हेडिंग में यही लगाओ आइसोटोप्स, आइसोबार्स, और ये दोनों के बारे में तो प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9th में सुने भी हुए रहोगे। इसके बाद एक और टर्म आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स, ठीक है, आइसोटोन्स। तो टोटल 3 टर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले रहेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, चलो एक एक को यहीं पे पहले शॉर्ट में डिफाइन करते हुए चलते हैं। आइसोटोप्स क्लियर, एक हो जाएगा आइसोबार, और एक हो जाएगा यहां से आइसोटोन्स, ठीक है। देखो आइसोटोप्स हम लोग किसको बोलेंगे, दो ऐसे एलिमेंट्स, दो ऐसे जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। तो इसमें लिखेंगे एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, क्लियर। एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, बोलने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो रहेंगे ये तुम्हारे सेम ही होंगे, क्लियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो है ये भी तुम्हारे सेम होने वाले हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है यही तुम्हारा चेंज होने वाला होगा यहाँ पे, क्लियर। तो देखो ध्यान से इसमें कंडीशन समझो, एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन का नंबर सेम है, क्लियर, वो भी लिख लो भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, इलेक्ट्रॉन्स सेम, और न्यूट्रॉन्स जो है ये चेंज होगा, क्योंकि आइसोटोन्स जब देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो चेंज होता ही है, साथ साथ एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाता है, तब हम लोग उसको आइसोटोन्स बोलते हैं। इसीलिए ये तीनों टर्म्स तुमको समझ में आना चाहिए कि किसमें कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल में चेंज देखने के लिए मिल रहा है। पिछले पहले वाले में आइसोटोप्स में सिर्फ और सिर्फ चेंज देखने के लिए मिलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, ना ही प्रोटॉन्स ना ही इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। नेक्स्ट आइसोबार्स, इसमें हो जाएगा एटॉमिक नंबर डिफरेंट, और मास नंबर सेम, ठीक। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये जो रहेंगे ये चेंज हो जाएंगे, ठीक। ये दोनों चेंज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो भी सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता है। चेंज इसमें मेनली किसमें होने वाला है बोलने से
तुम्हारे सॉरी सिमिलर इसमें क्या रहने वाला है बोलने से मास नंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं मास नंबर इक्वल्स टू सेम। मास नंबर सेम है बोलने का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होगा। न्यूट्रॉन्स जरूरी हो ये सेम नहीं है, तो सेम हो ये जरूरी नहीं है, क्लियर है। न्यूट्रॉन्स सेम हो ये जरूरी नहीं है, बट न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स दोनों मिल करके दोनों ही एलिमेंट्स में सेम होने वाले होंगे। तीसरा आइसोटोन्स में क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ एक कंडीशन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम, क्लियर। अब तीनों के एग्जांपल्स लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे एक एक बता रहा हूँ। बुक अगर देखोगे अगर उसमें और भी एग्जांपल्स दिए हुए रहेंगे तो अपने से लिख सकते हो। इसके लिए तुमको बेस्ट एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट्स, एक हो जाएगा हाइड्रोजन 1 बोलने का मतलब इसका नंबर भी 1 है और इसका मास भी 1 ही है। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन है ही नहीं, क्लियर। इसमें न्यूट्रॉन 0। दूसरा इस अच्छा वेट इसका नाम भी लिखना है, तो ये हो गया 1 हाइड्रोजन, इसका नाम भी बताएंगे, क्लियर। इसको प्रोटियम बोलते हैं। नेक्स्ट इसी हाइड्रोजन का एक आइसोटोप मिलेगा हाइड्रोजन 1 और 2। इसका एटॉमिक नंबर बोलने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्लियर। तो इसका भी एक नाम हो जाएगा, इसको ड्यूटेरियम बोलेंगे। एक और होता है हाइड्रोजन 1, 3, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2, क्लियर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2, इसमें 0 न्यूट्रॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो तीनों में इक्वल होगा। इसको ट्राइटियम बोलते हैं, क्लियर। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम, क्लियर। इनका रिप्रेजेंटेशन और भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे हाइड्रोजन 1 को हम लोग, ये हाइड्रोजन 1 को हम लोग इसको लिखते हैं प्रोटियम बोलने का मतलब P11, ठीक। हाइड्रोजन 1-2 को हम लोग लिख सकते हैं ड्यूटेरियम बोलने का मतलब D12 और हाइड्रोजन 1-3 को लिख सकते हैं T13। ये भी उसके रिप्रेजेंटेशन के तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम, क्लियर है। जल्दी लिखो। दूसरा एग्जांपल देखो आइसोबार्स के लिए। आइसोबार्स बोलने का मतलब इसमें एटॉमिक मास जो है ये सेम होने वाले होंगे। तो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में तुमको इनके तीनों के इक्वल नहीं दिखने वाले, बट अप्रोक्सीमेट नियरली सेम होते हैं 40 के। तो ये भी हो जाएगा 40, ये भी हो जाएगा 40 और ये भी हो जाएगा 40, क्लियर। आर्गन इसका नंबर होता है 20, इसका नंबर हो जाएगा 19 और इसका नंबर होता है 18, क्लियर है। पहले ही बता रहा हूं पीरियोडिक टेबल में तुमको इनके एटॉमिक मासेस, ये मास नंबर जो है पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे तो यहाँ पे मास नंबर ना होकर के मास दिया हुआ रहता है, तो उसमें तुमको ये नंबर चेंज देखने के लिए मिलेगी, क्लियर। हमको यहाँ पे मास नंबर यूज कर रहे हैं, तब के केस में ये तीनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40 और ये 18, 19, 20, क्लियर है। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों के ही तुमको फाइंड आउट करके इसके नीचे में ब्रैकेट में बना करके लिखना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ये किस में होंगे अगर बोलेंगे तो इसका केस ले लेंगे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ध्यान दो यहाँ पे ऑक्सीजन को नॉर्मल ऑक्सीजन लेना है बोलने का मतलब ऑक्सीजन 8 और 16। नाइट्रोजन और कार्बन के यहाँ पे हम लोग आइसोटोप्स यूज करेंगे, तो ये नाइट्रोजन 7, 15, एक्चुअली में इसका नंबर जो रहता है ये 14 होता है, तो ये एक आइसोटोप लिया हुआ है नाइट्रोजन 7 और 15 का। कार्बन जो हम लोग यूज करने वाले हैं कार्बन 6 और कार्बन 14, क्लियर। बोलने का मतलब मास नंबर हम लोग 12 ना यूज करके मास नंबर हम लोग 14 वाले यूज करें, जिसमें कि 2 न्यूट्रॉन तुम्हारे एक्स्ट्रा अवेलेबल होंगे, ठीक है इतना। तो ये तीनों तुम्हारे एग्जाम। अब देखो 14 - 6 8, तो 8 न्यूट्रॉन्स इसमें, 15 - 7 8 न्यूट्रॉन्स इसमें और 16 - 8 बोलने का मतलब 8 न्यूट्रॉन्स इसमें। तीनों में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इक्वल है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो ये तीनों में डिफरेंट है। ऊपर वाले केस में देखो
इसमें तुम्हारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो डिफरेंट होंगे ही होंगे, ये लिखा हुआ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज, और साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इसमें इक्वल है, सेम, लेकिन इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये अलग अलग, इसमें 6 प्रोटॉन, इसमें 7 प्रोटॉन और इसमें 8 प्रोटॉन। तो ये डिफरेंस तुमको इनमें दिमाग में बिठा करके रखना है। जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। तीनों हो गया भाई, लिखो। आइसोटोप, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स क्या क्या होते हैं, लिखो, जल्दी लिखो। इसके किसी भी टर्म को समझने में या किसी का वैल्यू फाइंड आउट करने में अगर कोई सा भी थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम अगर लग रहा हो तो जल्दी बताओ, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे दूसरे एग्जांपल के साथ में, अदरवाइज सीधा यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे भाई। देख लो, इतने में किसी भी टर्म में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पहले पूछ लो, या कहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालने में तकलीफ हो रहा हो तो उसको देख लो, नहीं तो सीधा हम लोग न्यूमेरिकल्स पे उतरने वाले हैं। अब जल्दी नोट डाउन करो, हो जाए तो डन करके लिखो, तो मुझे पता चलेगा कि हो चुका है। हो गया क्या, बताओ भाई, जल्दी बताओ, हो गया तो। तीनों टर्म्स अच्छे से दिमाग में बिठा लो, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, किसमें क्या चेंज हो रहा है ये तुम्हारे दिमाग में आइडेंटिफाइड रहना चाहिए। चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये अच्छे से समझ लो, अच्छे से, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। हो गया, डन डन, गुड, वेरी गुड। देख लो भाई, बाकी भी देख लो, किसी का बाकी है या फिर हो गया, सॉल्व करें यहां से। इसके बाद अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोग जितने टॉपिक्स कवर करते हुए आए हुए हैं, पहले सारे से रिलेटेड कुछ इमेजेस पहले देख लो, फिर यहां से आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद। देखो ध्यान से, तो ठीक है भाई, एवोल्यूशन ऑफ एटम्स बोलने का मतलब इसमें तुम्हारे ये अलग अलग साइंटिस्ट जो थे ये टाइम टू टाइम एक एक करके आगे आना चालू हुए। डाल्टन का थ्योरी आया, थॉमसन का थ्योरी आया, रदरफोर्ड, इसके बाद नील बोर का थ्योरी आने वाला है, श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन आएगा, ठीक है, इसका एटॉमिक थ्योरी नहीं आएगा। इसके वेव इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग मॉडर्न एटॉमिक मॉडल देखने वाले हैं। बोलने का मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग एक एटम को जिस हिसाब से कंसिडर करते हैं, क्लियर, वो श्रोडिंजर के इक्वेशन आने के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। इसने एक्चुअली में पार्टिकल्स के मोशन के वेव का इक्वेशन निकाल करके बताया हुआ था, हालांकि इसके बारे में आगे में डिस्कस करेंगे, अभी इसको इग्नोर करो, ठीक। इसके बाद समझो जो हम लोगों ने देखा हुआ था, जो सोडियम और क्लोरीन वाला जो एक्सपेरिमेंट देखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद आगे ये हो जाएगा तुम्हारा कैथोड रे। कैथोड रे के लिए कैथोड रे ट्यूब बनाया गया था, तो इस हिसाब से कैथोड रे ट्यूब हो गया ये, क्लियर। कैथोड रे ट्यूब, ये कैथोड टर्मिनल से यहाँ से नेगेटिव चार्जेस निकल करके जाएंगे और रेडिएशन से यहाँ से निकलते हुए जाएगा। ये परफोरेटेड होने की वजह से यहाँ से बहुत ही छोटे छोटे पोर्स थे जिसको कि क्रॉस करते हुए ये साइड में देखो, यहाँ पे तुमको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ठीक है, ये ग्रीन कलर का अपीयर हो रहा होगा, ग्रीन कलर का ये अपीयर हो रहा है, बोलने का मतलब वो ग्लो कर रहा है। एक्चुअल में ये इमेज कैसे दिखता है देखो ध्यान से, ये तुम्हारा एक्चुअल में दिखेगा इस टाइप से, ठीक है। एक्चुअल में ये तुमको ग्लास ट्यूब ऐसे ही बना हुआ रहता है, वायर्स तुमको दिख रहे होंगे ऊपर और नीचे में, यहाँ पे तुमको ये ग्लास के बाहर निकले हुए ये टर्मिनल दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पे ये कुछ कनेक्ट किया है, वायर से कनेक्ट किया हुआ है, बोलने का मतलब इसको ये अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से देखो ये डिस्टॉर्ट हुआ है, डेविएट हुआ है। इसका रास्ता सीधा होना चाहिए था, तुमको दिख रहा होगा यहाँ से ये लाइट रे जो है ये सीधा से जाना चाहिए था, बट यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने की वजह से ये डेविएट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एक और तुमको होल दिख रहा होगा, ये अंदर में वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इसमें से वैक्यूम पंप को अटैच किया जाएगा और सारे के सारे अंदर के एयर को बाहर निकाल दिया जाता है। छोटे फॉर्म में अगर देखोगे तो ये इस टाइप का तुमको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ देखो, ठीक है, ये वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप से सारे के सारे को निकाला जा रहा है
और यहाँ पे ये मैग्नेट लाया हुआ। तो मैंने तुमको वहीं पे बताया हुआ था कि ये जो रेज होते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डेविएट होते हैं, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट होते हैं। ऊपर में एक हॉर्स शू मैग्नेट ला करके जब ऊपर में इसको रखा हुआ है तो देख लो ये नीचे की तरफ डेविएट हो गया है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से ये रेज डेविएट होते हैं। अब देखो एनोड रेज जो है यहाँ पे ये प्लस बाहर निकाल रहा है, प्लस का पार्टिकल बाहर निकाल रहा है। प्लस का जो पार्टिकल है थोड़ा साइड में बड़ा दिख रहा होगा, और इसमें जो परफोरेशन है या फिर इसमें जो होल्स है, छोटे छोटे जो पोर्स है, उसका साइज एज कंपेयर टू दिस, इस साइड के होल के ज्यादा होता है, ठीक है। हालांकि उस साइड में इतना छोटा है कि वो दिख भी नहीं रहा ठीक तरीके से। ये हो जाएगा थॉमसन का मॉडल। ये थॉमसन का मॉडल जिसमें से पॉजिटिव चार्ज को ये रेड कलर से जितना पूरा का पूरा दिखाया हुआ है इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड बता रहा है, और बीच में जो सीड तुमको दिख रहा है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट, अब देखो ये है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बोलने का मतलब किसी भी सब्सटेंस से स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसी को हम लोग बोल रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडिएशन जो एमिट होकर के आते हैं वो अपने में कुछ कुछ पार्टिकल्स कंटेन करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो रहेगा वो अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे 4 डॉट बनाया हुआ है, 4 डॉट इसके 4 मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। चार्ज के बारे में यहाँ पे दिया नहीं है, बाकी ये डबल चार्ज होता है एक प्रोटॉन के, और 4 टाइम्स मास होता है एक प्रोटॉन के। ये है बीटा पार्टिकल। ये डीके वगैरह तो हम लोग क्लास 12 में देखने वाले कि एक्चुअली में अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके होता क्या है, ठीक है। अब भी सिर्फ इतना दिमाग में बिठाओ, पार्टिकल्स जो है ये तुमको कैसे दिख रहा है। गामा पार्टिकल्स नहीं, गामा रेज होता है। कल मैंने गलती से उसको पार्टिकल बता दिया रहेगा, ठीक है। गामा पार्टिकल्स नहीं होते, गामा रेज होते हैं। क्लियर। इसके बारे में भी डिटेल हम लोग को नेक्स्ट क्लास में देखना है। आगे देखो, ये हो जाएगा रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का तुम्हारा सेटअप, जिसमें कि यहाँ पे एक लेड बॉक्स रखा हुआ है। लेड बॉक्स के अंदर में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखेगा। यहाँ पे ये सी शेप में पूरा का पूरा रिंग दिख रहा होगा, यहाँ से ये जाएगा अंदर में, बीच में यहाँ पे गोल्ड फॉइल रखा हुआ है, ठीक है। स्कैटर हो गए, यहाँ से जो रेस रहेंगे, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जो जा रहे होंगे ये स्कैटर होते हैं यहाँ पे। आगे थोड़ा सा और डिटेल में देखोगे तो ये हो जाएगा उसका डायग्राम, जहां से एक एटम को लेकर के वहां पे बताया हुआ है। एटम का मोस्ट स्पेस जो रहता है वो खाली होता है, जिसकी वजह से यहाँ सारे के सारे रेस स्ट्रेट निकल गए, और यहाँ से ये न्यूक्लियस से टकराने के बाद एक रे तुमको डेविएट करके बताया हुआ रहेगा, दूसरा रे को रिटर्न करके बताया हुआ रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? डायग्राम क्लियर विजिबल होगा, ठीक है भाई, क्लियर है, बहुत बहुत बढ़िया। आगे देखो, ये थोड़ा सा उसका और बढ़िया से इमेज देख सकते हो, जहां पे ये अलग अलग प्लेसेस पे ये जो ए बी सी डी पॉइंट्स बनाया हुआ है, यहाँ पे ये डिटेक्टर रखे हुए हैं या डिटेक्टर लगाया हुआ है। क्लियर, डिटेक्टर लगाया हुआ है। पहले जब उसके टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था तो यहाँ पे देखो ये विविंग माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है, और ये जो माइक्रोस्कोप है ये पूरा का पूरा ऐसे एक राउंड घूम सकता था, ठीक है। तो उसको आंख से ही अपना वो क्या करता था, पूरा का पूरा घूम घूम करके देखता था कि कहाँ कहाँ पे लाइट जो है वो एमिट हो रहा है। अब लाइट का एमिशन तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जब पार्टिकल्स आकर के इसके सरफेस से टकराएंगे। एक चीज मैंने तुमको बताना भूल गया था कि इसके सरफेस पे भी जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ रहता है। क्लियर, जिसके वजह से यहाँ पे ग्लो देखने के लिए मिलता है, और उसी ग्लो को ये माइक्रोस्कोप के थ्रू जो रदरफोर्ड था वो ऑब्जर्व किया हुआ था। क्लियर, ठीक है इतना, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, अब देखो यहां से आगे हम लोग देखने वाले हैं जो थ्योरी में है वो हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन पहले उसके कुछ क्वेश्चंस दिमाग में बिठाओ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 6 ही क्वेश्चंस है। देखो भाई, पहले क्वेश्चन को रीडिंग करो जल्दी। The atomic number of an element is 5 and mass number is 11. Find the number of electrons, protons and neutrons present in an atom of it. ठीक है, how can this element be represented? बहुत बढ़िया, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसको वैसे भी लिख लोगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के दोनों हो जाएंगे 5। क्लियर, रिप्रेजेंट करने का तरीका बता देते हैं, x 5 11, ये हो जाएगा रिप्रेजेंट करने का तरीका। कोई सा भी एलिमेंट x हो गया, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11। यहां से ये जो नंबर रहता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दिखाता है, और ये जो रहता है ये मास नंबर को दिखाता है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल एटम के केस में। सबके केस में यहाँ पे प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे यहाँ से 5, और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। तो इस टाइप से इसमें से तुमको वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। क्लियर,
नोट करो जल्दी फटाफट, आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 6 ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है नहीं। डन डन, गुड। नेक्स्ट, ठीक है भाई, देखो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्लास 9th में एक बार पढ़े हुए हो, ठीक है। 2, 8, 18, 32, 50, इस हिसाब से ये एटॉमिक नंबर आगे बढ़ते हुए चलता है। हालांकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में, इसी चैप्टर के फाइनल एंड वाले टॉपिक्स में हम लोग इसको देखने वाले रहेंगे, जब हम लोग का मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे आने वाला होगा, ठीक है, मतलब नील बोर के बाद का थ्योरी। अब आगे देखो, यहाँ से क्वेश्चन में बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिपोजिट, एक काम करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं यहाँ पे उतारता हूँ, इसको लिखता हूँ, तब तुमको समझ में आएगा। लिखो, पहले इसको सॉल्व करने की एक बार कोशिश करो जल्दी, 1 मिनट का टाइम दे रहा है, जल्दी इसको सॉल्व करो। डन डन, गुड। देखो अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में M2+ का वैल्यू दिया हुआ है, M2+, बोलने का मतलब जो भी एलिमेंट रहेगा उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, बोलने का मतलब अगर यहाँ पे M2+ का वैल्यू 2, 8, 14 है, तब के केस में M का वैल्यू जो हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करना पड़ेगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और ये हो जाएगा 14 + 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 2, 8 और 16, 2, 8, 16 बोलने का मतलब नंबर हो जाएगा इसका 26। अब एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट किया जाए तब के केस में ये काउंट करो, टोटल नंबर्स कितने हो गए यहाँ से 26, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो रहेंगे ये कितना हो जाएगा 26, ठीक है, क्लियर। तो यहां से ये क्या आ गया तुम्हारा m, अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको m, और नंबर कितना आ जाएगा ये 26। अब इसमें से निकालो भाई नंबर ऑफ एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है इसका, इट्स एटॉमिक मास इज इक्वल टू 56, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो निकालेंगे, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू हो जाएगा 56 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलने का मतलब 26 इक्वल्स टू आ जाएगा यहां से 3030, ठीक है, लिखो। आगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसको तो भाई बना लोगे, चलो इसको बना लो, इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, 1 मिनट का टाइम दे रहा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर निकालो और जल्दी से चैट पे लिखो, जल्दी। गुड, वेरी गुड। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा 35, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हो जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे 35, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो यहां से आ जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 45, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ द स्पीसीज, ठीक है भाई, जो भी है उसका सिंबल बताओ, थोड़ा मोड़ा भी अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े हुए हो, एलिमेंट बताओ सीधा, जल्दी जल्दी स्पीड में, छोटा ही क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ हैवी चीज है नहीं। गुड, वेरी गुड। तो ये जो एलिमेंट है ये सल्फर हो जाएगा, ठीक है, सल्फर, और उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका भी ठीक है, सल्फर 2-, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे ये दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 18, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 16, और न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 16, प्रोटॉन के बेसिस पे उसका एटॉमिक नंबर बनता है, बोलने का मतलब Z, तो यही हो जाएगा Z। अब 16 जो रहता है ये नंबर हो जाएगा तुम्हारा सल्फर का, सल्फर का नंबर होता है 16, तो यहाँ पे ये सल्फर का तो ये आ गया 16, क्लियर। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 32, तो ये हो गया 32, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होना चाहिए, ये 16 है तो ये भी 16 होना चाहिए, लेकिन ये कितना है, इक्वल टू 16 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अगर एक्स्ट्रा आए हुए हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सल्फर 2-, ठीक है, ये हो जाएगा सल्फर 2-, मतलब सल्फर 2 नेगेटिवली चार्ज
हो जाएगा, ये सल्फर आयन के फॉर्म में है और ये हो जाएगा उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर? डन, गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कंप्लीट सिंबल ऑफ फॉर द न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 56 एंड मास नंबर 138। ये तो जान लोगे, इसमें एटॉमिक नंबर इस साइड में दिया हुआ है, इस साइड में मास नंबर दिया हुआ है, जो भी एलिमेंट रहेगा यहाँ पे नीचे साइड में उसका 56 लिखना है, ऊपर में 138। तो ये सिंपल है, ये देखिए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, क्लियर? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, देखो थोड़े से अब कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। पहले तो मैं चीजों को कनेक्ट करवाता हूँ तुमको, देखो ध्यान से। एक तरफ हम लोग ये देख रहे हैं कि एटम्स जो है उनका डिस्कवरी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। एक मिनट, हाँ, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनके चार्जेस, उनके मासेस, उनके टाइप्स, सभी चीजों के बारे में डिस्कशन अभी चल रहा है। और एटम का जो एक प्रॉपर मॉडल होना चाहिए, क्लियर, अभी तक वो किसी को मिल ही नहीं पाया है, क्योंकि रिसर्चेस जो है ये कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं। सारे के सारे साइंटिस्ट जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स पे अपने अपने काम कर रहे थे और अपने अपने फील्ड में वो लोग अपने अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए चल रहे थे। टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रहा था, सभी को अपने अपने फील्ड में कुछ कुछ नए नए अचीवमेंट्स मिलते जा रहे थे, क्लियर, नए नए अचीवमेंट्स मिलते जा रहे थे। तो इसी अचीवमेंट्स के साथ हम लोग को अब ये देखना है कि पार्टिकल्स और वेव्स, पार्टिकल्स और वेव्स इनके बीच में क्या रिलेशन मिल करके आता है, क्लियर? तो अब अगला हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब हम लोग इनके बारे में देखने वाले हैं। ध्यान दो यहाँ पे, जो मैंने तुमको डेट्स वगैरह लिखवाया है, क्लियर, मैंने तुमको बोला था कि डेट्स वगैरह याद मत करना, वो तुम्हारे काम का है नहीं, बट अप्रोक्सीमेट उसका याद रखे रहना कि डेट्स कब कब के आसपास में कौन कौन से डिस्कवरी हुए हैं, ताकि तुमको ये आइडेंटिफाई करने में इजी पड़ जाए कि कौन से डिस्कवरी किस टाइम पे हुए थे, किसके किसके डिस्कवरी के आसपास में हुए थे, क्लियर, वो तुमको यही आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है। जैसे अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हम लोग डिस्कवरी के बारे में देख रहे हैं, क्लियर है, ये अराउंड मान करके चलो 1870s के आसपास का ये थ्योरी तुमको मिलेगा। 1870s मतलब न्यूट्रॉन्स के डिस्कवरी के 60 साल पहले न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था 1931 में, क्लियर, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये डिस्कवर हो चुके थे 1890s 18 और 1900 के आसपास में, क्लियर। तो इस हिसाब से ये सारे के सारे डेट्स भले ही नंबर्स के फॉर्म में याद मत रखो, अप्रोक्सीमेट टाइम के बेसिस पे ये याद रखो कि किसका डिस्कवरी किनके किनके साथ में हुआ था, ठीक है। चलो भाई ठीक है, आगे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप सबसे पहले इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी समझ लो, कहानी सुन लो। सबसे पहले लाइट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। लाइट को लेकर के न्यूटन ने लाइट को लेकर के न्यूटन ने अपना एक थ्योरी दिया हुआ था, और इसके थ्योरी के बेसिस पे लाइट जो था ये वेव के फॉर्म में ना होकर के इसने लाइट को पार्टिकल के फॉर्म में बोला था, ठीक है। न्यूटन के स्टेटमेंट के हिसाब से क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट इज अ पार्टिकल, क्लियर। और इन्हीं पार्टिकल्स को बोला गया था न्यूटन के द्वारा कॉर्पस्कल्स, क्लियर। जो आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज जो हम लोग पढ़ते हैं उस पे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, उसको रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल भी बोला जाता है, लेकिन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलने का मतलब ये होता है कि आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज जो रहते हैं हमारे ब्लड में पार्टिकल्स के फॉर्म में रहते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में रहते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही कॉर्पस्कल्स बोला जाता है, क्लियर। आगे चल करके इसी
पार्टिकल थ्योरी को और एक्सटेंड किया गया, और ये जो कॉर्पस्कल्स थे इन्हीं को आगे चल करके नया नाम दिया गया फोटॉन्स। इन्हीं का आगे चल करके नाम पढ़ने वाला है फोटॉन्स। ठीक है, तो फोटॉन्स क्या है बोलने से, फोटॉन्स जो है ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, छोटा सा पैकेट ऑफ एनर्जी है ये पार्टिकल के फॉर्म में। हालांकि इसको हम लोग अलग अलग फिनोमिना से हम लोग डील करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, जब न्यूटन ने कॉर्पस्कल थ्योरी दिया हुआ तो आगे चल करके लाइट से होने वाले बहुत सारे ऐसे फिनोमिना थे जो कि इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, ठीक, या फिर लाइट को अगर हम लोग पार्टिकल मान करके चले तो वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। देखो ध्यान से कैसे, पिछले वाले क्लास में, क्लास 10th में जब तुम्हारा ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो उस टाइम पे भी मैंने तुमको वहां पे अलग अलग टर्म्स के बारे में, जब हम लोगों ने लाइट डिस्कस किया हुआ था तो हम लोग देखे हुए थे। क्लियर, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में एक तुमको वहां पे एक और टर्म बताया गया था, डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन बताया हुआ था, जिसमें मैंने तुमको ये बताया था कि लाइट जो रहता है वो किसी भी एक शार्प ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से इस टाइप का बेंड हो जाता है, और इस फिनोमिना को, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से बेंड होने का जो फिनोमिना रहता है इसको हम लोग डिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर, तो लाइट का ये जो बेंडिंग नेचर है, ये जो लाइट यहां से बेंड हो गया है, ये नेचर कॉर्पस्कल थ्योरी से ये सेटिस्फाई होता ही नहीं है। एज्यूम करके देखो कि मान लो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन लगा दिया, यहाँ पे एक छोटा सा होल बना दिया, अगर लाइट पार्टिकल होता तो वो एक बॉल के फॉर्म में होता। अब इस बॉल को अगर फेंका जाए यहां से सीधा, अगर इस बॉल को सीधा अगर फेंका जाए तब के केस में, ये इसका मास नहीं होता ना, ये जो फोटॉन्स या फिर कॉर्पस्कल्स बोला गया है ये मासलेस होता है, ये मासलेस होता है। तो मासलेस अगर होगा तो उस पर ग्रेविटी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला होगा। अगर ग्रेविटी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो अगर ये पार्टिकल के फॉर्म में रहता तो ये सीधा निकलता ऐसे, ठीक है, ये सीधा निकल जाता है ऐसे। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से भी ये ऐसे सीधा निकल जाता, लेकिन ऐसे कॉर्नर से सीधा ना निकल करके कॉर्नर में ये इस टाइप से यहाँ से हल्का सा बैंड हो जाता है और नीचे उतर जाता है। क्लियर, तो ये जो बेंडिंग नेचर आता है इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन जो है लाइट के पार्टिकल थ्योरी से सेटिस्फाई नहीं होता, वो उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। क्लियर, पार्टिकल थ्योरी से ये एक्सप्लेन होता ही नहीं है। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसके बारे में भी, डिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, इन सभी के बारे में डिटेल सिलेबस तुम्हारा क्लास 12th में है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेना है, क्योंकि बुक में सिर्फ नाम दिया हुआ है, डिटेलिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतने कोई दिमाग में बिठाते हुए चलो। डिफ्लेक्शन और एक हो जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लियर, बेसिकली ये और इसके अलावा और भी बहुत सारे फिनोमिना थे, मेनली इन्हीं दोनों को याद करो, डिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस। ये लाइट के कुछ ऐसे फिनोमिना थे जो कि लाइट के कॉर्पस्कल थ्योरी से डिफाइन ही नहीं हो रहे थे, एक्सप्लेन ही नहीं हो रहे थे। तब के केस में आगे चल करके लाइट का एक नया और थ्योरी लाया गया, लाइट का एक नया थ्योरी लाया गया। ठीक है, लाइट के नए थ्योरी को, और जिसमें कि ये बोला गया कि लाइट जो है ये पार्टिकल ना होकर के लाइट वेव होता है, और लाइट के वेव थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हाइगन। हाइगन बोलो या ह्यूजेन बोलो, जो भी बोलो, उसको भी लिखेंगे यहाँ पे, स्पेलिंग लिखूंगा, अपने से कुछ भी प्रोनाउंस कर लेना उसको। ठीक है, हाइगन बेसिकली उसको बोला जाता है मेनली। क्लियर, तो हाइगन ने फाइनली यहाँ पे एक नया थ्योरी इंट्रोड्यूस करके लेकर के आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और उसके थ्योरी के बेसिस पे हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि लाइट पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल ना होकर के क्या है, वेव है। ध्यान से समझो, सीक्वेंस तुमको पता रहना चाहिए। सबसे पहले न्यूटन के टाइम पे लाइट को पार्टिकल डिक्लेयर किया गया है, आगे चल करके 1870s आसपास में लाइट के पार्टिकल नेचर को डिक्लाइन कर दिया गया, उसको नकार दिया गया, और उसके बिहाफ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे लाइट के वेव थ्योरी को अडॉप्ट किया गया है। क्लियर, तो लाइट का वेव थ्योरी अभी एक्सेप्ट किया गया है। अभी आगे चल करके ये फिर डिसाइड किया जाएगा कि लाइट सिर्फ और सिर्फ वेव नहीं होता है, लाइट के दोनों ही फॉर्म्स अवेलेबल है। लाइट पार्टिकल के भी फॉर्म में होता है, लाइट वेव के भी फॉर्म में होता है। इसी दोनों फॉर्म को हम लोग लाइट का डुअल नेचर बोलते हैं। ठीक है, लाइट का डुअल नेचर बोलते हैं, जिसमें कि लाइट के पार्टिकल फॉर्म के बारे में भी डिस्कशन किया जाता है और लाइट के वेव नेचर के बारे में भी डिस्कशन किया जाता है। क्लियर इतना? ठीक है, स्टोरी थोड़ा मोड़ा समझ में आया रहेगा। अब इसको मैं डिटेल में लिखता हूँ, एक एक करके ध्यान से देखते हुए चलो, और सबको एक एक करके नोट डाउन करते हुए चलो। बहुत ज्यादा पोथी नहीं बनाने वाले, शॉर्ट में जो
इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे सिर्फ उसी को लिखेंगे, ठीक। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट इज अ कॉर्पस, लाइट इज अ पार्टिकल या फिर कॉर्पस्कल्स, जिसमें से हर एक पार्टिकल को फोटोन बोला जा रहा है। ये सारे के सारे फोटोन जो रहते हैं ये मास लेस होते हैं, ठीक। Huygens explained that, sorry, Huygens observed that some phenomena of light, एग्जाम्पल में लिख लेना डिफ्लेक्शन, वेट डिफ्रैक्शन, डिफ्लेक्शन लिखे हुए थे यहाँ पे, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन है, डिफ्लेक्शन उसको मैं गलती से बोल देता, डिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अलग होते हैं, रिफ्लेक्शन अलग होते हैं, ये डिफ्रैक्शन है। गलती से वहां पे मैंने डिफ्लेक्शन में भी लिखवा दिया था, डिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन एग्जांपल डिफ्रैक्शन, और एक हो जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल थ्योरी ऑफ न्यूटन या कॉर्पस्कल्स थ्योरी ऑफ न्यूटन। Clear? Corpuscle theory of Newton. So Huygens conclude that, light is a wave. Light is a wave. Clear? लिखो, इसको लिखो, जल्दी लिखो, इतने को लिखो, तो इतने को नोट डाउन करो, फिर इसके बाद आगे की थ्योरीज हम लोग देखेंगे जल्दी, ठीक है। ये डिफ्रैक्शन है ना, याद रखना, दिख नहीं रहा होगा, वेट, ये डिफ्रैक्शन है। पिछले बार उसको डिफ्लेक्शन लिख दिया था गलती से, डिफ्लेक्शन नहीं, डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन। क्लियर? जो लाइट के जो हम लोग फिनोमिना पिछले साल देखे हुए थे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये लाइट के कॉर्पस्कल थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाते हैं। क्लियर? लाइट के कॉर्पस्कल थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाते हैं, लेकिन ये जो दो फिनोमिना और यहाँ पे हम लोगों ने नया लिखा हुआ है, ये एक्सप्लेन नहीं हो पाते, और इनके बारे में हम लोग को डिटेल देखना है नेक्स्ट ईयर, अगले साल जब हम लोग रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स देखेंगे, तो वहीं पे इन सब चीजों के बारे में डील करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो चीजों को दिमाग में अच्छे से बिठाते हुए चलो, ताकि इसका भी तुम, हालांकि इसके कुछ यूजेस जो है ये तुमको आगे वाले चैप्टर्स में भी देखने के लिए मिलने वाला है। जैसे वेव से रिलेटेड चीज हम लोग इसी क्लास के फिजिक्स के सेकंड वाले बुक में हम लोग पढ़ेंगे, एसएचएम और वेव के नाम से दो चैप्टर्स है, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव, दोनों लास्ट चैप्टर्स है, और उनके बारे में हम लोग वेव के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और उन्हीं का जो बेस होगा या फिर उन्हीं के जो एलिमेंट्स रहेंगे, उन्हीं को हम लोग एज इट इज फिर क्लास 12 में डील करने वाले रहेंगे। तो 11th के बहुत सारे एलिमेंट्स तुम्हारे क्लास 12 के भी काम आने वाले हैं, तो चीजों को इग्नोर मत किया करो, सभी चीजों को अच्छे से दिमाग में बिठाया करो। क्लियर? यहाँ पे समझो, हाइगन्स ऑब्जर्व्ड दैट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये इकलौता इंसान नहीं था जिसने ये फिनोमिना लाइट के कॉर्पस्कल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है ये बताया हो, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सप्लेन कर चुका था कि लाइट के कॉर्पस्कल थ्योरी से ये सारे फिनोमिना या फिर बहुत सारे लाइट के फिनोमिना जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे, लेकिन वेव थ्योरी जो है ये हाइगन ने दिया हुआ था, इसी वजह से इसी के साथ में मैंने लिख दिया है कि इसने ऑब्जर्व किया हुआ था, ठीक है। इसने भी ऑब्जर्व किया हुआ था, इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। क्लियर? डन, वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे देखो। अब देखो, हाइगन्स ने इसको बता दिया कि ये वेव होगा,
इसके इसी थ्योरी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एक और साइंटिस्ट आने वाला है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल नाम से याद रखो, बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट था। मैक्सिमम जो डिस्कवरीज है खास करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कवरी उसने किया हुआ था, और उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे हम लोग बहुत ज्यादा आगे के थ्योरीज में डेवलपमेंट ला पाए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी के आगे लिखो मैक्सवेल। मैक्सवेल explained that light, x-rays, गामा रेज, बीटा रेज जो भी है एटसेट्रा, लिखते चलो साथ साथ, emits energy continuously। लिखो, एक्सप्लेन करेंगे बाद में, जल्दी साथ साथ लिखते हुए चलो। emits energy continuously in the form of wave, in the form of wave। this wave, these waves लिखो, these waves associate with electric field and magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इसी थ्योरी के हिसाब से इसने वेव को लेकर के, या फिर इसी थ्योरी के बेसिस पे इसने लाइट को, एक्स रेज को, गामा रेज को, जितने भी इस टाइप के वेव बनते हुए आ रहे थे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एसोसिएट होते हैं, इसीलिए इन वेव्स को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंफ्रारेड क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडियो वेव्स भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। माइक्रोवेव्स भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितने भी टाइप्स के वेव्स का नाम आज तक तुम लोगों ने सुना हुआ है, सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इसको भी हम लोग अभी आगे में डील करने वाले हैं, उसको भी तुमको दिमाग में बिठा करके रखना है। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो दीज वेव्स are called electromagnetic waves। These waves are called electromagnetic waves। ठीक है, क्लियर? लिखो लिखो, इतने को लिखो, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। जल्दी लिखो, जल्दी हो जाए तो कॉपी में पेन को बंद करके रख दो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अभी करने वाला हूं इन चीजों का, तो दिमाग में पहले उसको दिमाग में ध्यान से बिठाओ। क्लियर? क्योंकि नए नए टर्म्स हैं यहाँ पे, चीजों को अगर साथ में लिखोगे, साथ में सुनोगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। चलो ठीक, गुड, डन। वेट, अब रुक जाओ, जितने लोग नहीं भी लिखे हुए वो वेट कर लो भाई, पहले सुन लो, समझ लो, फिर आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। देखो ध्यान से, इसमें बोल रहा है कि सारे के सारे वेव्स जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसके अलावा इसने इन वेव्स को लेकर के कुछ पोस्टुलेट्स दिए हुए थे। ठीक है, पोस्टुलेट्स को भी हम लोग वन बाय वन नोट डाउन कर लेने वाले हैं, और सारे पोस्टुलेट्स को मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले ध्यान से सुन लो, समझ लो, और उसके बाद फिर इसको आराम से वन बाय वन नोट डाउन करना। इसमें ये बोल रहा है कि ये जो वेव्स होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं इसके बारे में भी तुमको अगले साल पढ़ना है क्लास 12th में। साथ साथ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये कैसे होते हैं इसके बारे में भी डिटेल नॉलेज हमको नेक्स्ट ईयर लेना है। बट इस साल में तुम्हारा इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो मेरे को तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा इसमें, तो उतना मैं इसका एक्सप्लेनेशन तुमको दे रहा हूं जितने से तुम इन चीजों को अच्छे से समझ पाओ। क्लियर? बहुत ज्यादा नहीं समझना है, क्योंकि इसका सिलेबस का पार्ट ये तुम्हारा अभी का नहीं है। आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये कुछ फील्ड होते हैं।
क्लियर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पिछले साल पढ़े हुए थे क्लास 10th में, कि कोई सा भी चार्ज जो रहता है ये अपने अराउंड में एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को अगर लाएंगे तो फिर वो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का फोर्स फील करने वाला रहेगा या एक्सपीरियंस करने वाला होगा। सेम वैसे ही मैग्नेट के लिए भी, ये एक मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ये अपने अराउंड में एक ऐसा फील्ड क्रिएट करेगा जिसके अंदर में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लाया जाए तो फिर वो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अभी के लिए इतना दिमाग में बिठाओ, डिटेल इसका देखेंगे अगले साल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक। अब देखो ध्यान से, अगर इसको हम लोग वेव को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, इमेज देखेंगे, इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो देखो ध्यान से, अब तुमको 3 डायमेंशन से डील करना है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं। फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले रहेंगे उसमें हम लोग 3 डायमेंशन से डील करना स्टार्ट कर देंगे, तो यहीं से समझना चालू कर दो। एक हो जाएगा ये एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा जेड एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस। क्लियर। अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सिस लेकर के चलते हैं, एक्स और वाई, तो ये है एक प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक्सिस अवेलेबल होते हैं या 2 ही एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। जब तीनों ही एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, बोलने का मतलब ये 3 डायमेंशन स्पेस है, ये हो जाएगा 3 डायमेंशन स्पेस, इसको आप प्लेन नहीं बोलेंगे। क्लियर। ये 3 डायमेंशन स्पेस में टोटल 3 प्लेन है, एक हो जाएगा ये एक्स वाई प्लेन, एक हो जाएगा ये नीचे में एक्स जेड प्लेन, और एक हो जाएगा ये साइड में वाई जेड प्लेन। क्लियर। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 प्लेन होते हैं, ठीक है इतना क्लियर। ये हो जाएगा, इसको प्लेन बोलते हैं, उसको स्पेस बोलते हैं, दिमाग में बिठा लो, दिमाग में इसको बिठा लो। आगे देखो, अब ध्यान दो, अब जब इस पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएंगे, बोलने का मतलब अगर किसी एक लाइट वेव को अगर इसमें बनाया जाता है तो इसको बनाने का एक्चुअल तरीका क्या होगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो एक वेव, मैं इसको एक काम करता हूं, डिफरेंट कलर से बनाता हूं, वेट। ये एक वेव है, ये हो जाएगा तुम्हारा, मान लो इलेक्ट्रिक वेव हो गया या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव हो जाएगा। एक वेव हम लोग यहाँ पे और बनाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड का वेव होने वाला हो। ये दिख रहा है क्या प्रॉपर? ठीक है, समझो, देखो ध्यान से, ठीक, यहाँ पे तुमको 2 वेव्स दिख रहे होंगे, क्लियर। अब थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना, जैसे मैं यहाँ पे अभी ऐसे खड़ा हूं, क्लियर है, ये मेरा हो जाएगा ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ऊपर के साइड में ये वाई एक्सिस, छोड़ दो जो भी एक्सिस है, एक एक्सिस ये सामने की तरफ है और एक एक्सिस मेरा तुम्हारे साइड में, ठीक है, ये हो गया। तो समझो ये जो वेव ऐसे ऊपर नीचे आ रहा है, जिसको कि यहाँ पे तुमको जो भी पिंक कलर हो या फिर तुमको ऑरेंज कलर या रेड कलर जिसमें भी अपीयर हो रहा होगा, ये जो वेव है ये इस वाले एक्सिस में ऐसे ऊपर नीचे होते हुए जा रहा है। क्लियर, मतलब ऐसे ये ऊपर नीचे होते हुए ये गया एक वेव, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चलो ये मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव, क्लियर। और ये जो वेव है, ये जो वेव है ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वेव। अब मैग्नेटिक फील्ड का वेव समझो कैसे है, जैसे ये हो गया डायरेक्शन, एक तो वेव ऐसे ऊपर नीचे होते हुए जा रहा है, सीधा निकल गया, और दूसरा वेव जो है वो ऐसे, मतलब दाएं बाएं होते हुए जा रहा है, दाएं बाएं, बोलने का मतलब दोनों ही वेव्स जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एक ऐसे ऊपर नीचे होते हुए जा रहा होगा इस टाइप से, और एक इस टाइप से साइड वाइज होते हुए जा रहा होगा, ऐसे साइड वाइज, क्लियर। और दोनों वेव्स जो है किधर आगे बढ़ रहा है, उस साइड में,
ये वेव भी ऊपर नीचे होते हुए सामने की तरफ जा रहा है इस टाइप से, और जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का जो वेव है वो भी इस टाइप से सामने की तरफ जा रहा होगा। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? दूसरे तरीके से अगर समझना चाहो तो एक वेव अगर ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, इस टाइप से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो दूसरा वेव ऐसे साइड 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 वाइज जा रहा होगा। क्लियर है? इतना दिमाग में बैठा? तो दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। और इस टाइप से ये एक वेव इस टाइप से तुम्हारे डायरेक्शन में जा रहा होगा, दूसरा वेव इस टाइप से ऊपर नीचे हो रहा होगा, और दोनों इस टाइप से आगे पीछे होते हुए सामने की तरफ चलते हुए जाएंगे। ठीक, मतलब मैं हाथ को दोनों को ऊपर नीचे ऐसे करते हुए अगर सामने की तरफ चलूं तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाऊंगा भाई। क्लियर है? अब करूंगा तो यहाँ पे अजीब लगेगा, घर में एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? मतलब ये हो जाएगा इस टाइप से, एक जा रहा है ऊपर और नीचे, और दूसरा ये जो हाथ दिख रहा है तुमको कैसे दिख रहा है? आगे पीछे। तो ये दोनों एक दूसरे कैसे है? परपेंडिकुलर। ठीक है? और इस टाइप से परपेंडिकुलर में एक दूसरे से मोशन करते हुए किधर जाएंगे? आगे की साइड में, इस टाइप से आगे की साइड में। तो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन उनका सामने है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बोलने का मतलब यहाँ पे तीन चीज आपस में परपेंडिकुलर। एक तो इन वेव्स का प्रोपोगेशन, एक तो इन वेव्स के प्रोपोगेशन। ठीक, ये डायरेक्शन हो जाएगा प्रोपोगेशन का। क्लियर? ये जो डायरेक्शन है, ये इस वाले एक्सिस में ये जो डायरेक्शन है ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के वेव का, और ये ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है ये हो जाएगा तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेव का। क्लियर है इतना? ठीक है? तो ये होता है एक्चुअली में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव को ट्रेवल करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए किसी भी टाइप के मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ये स्पेस, वैक्यूम, मीडियम सभी में ट्रेवल कर सकते हैं। इसी वजह से सनलाइट जो रहता है ये स्पेस में ट्रेवल करते हुए हमारे अर्थ तक पहुंच जाता है। क्लियर? अब ये वेव जो है ये चलेंगे कैसे? क्योंकि अगर मीडियम होगा तो पार्टिकल्स उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और वो एनर्जी से वो आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है? जैसे यहाँ पे एयर का मीडियम है, यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स अवेलेबल है, मैं जब बोल रहा हूं तो मेरा जो साउंड वेव निकल करके आ रहा है उसको कैरी करके पार्टिकल्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो साउंड वेव जो है वो आगे की तरफ मूव कर पा रहा होगा। अगर यहाँ पे सामने में पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो मेरा साउंड वेव जो है आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। जैसे अगर किसी एक क्लोज्ड रूम में तुमको बंद कर दिया जाए तो वहां से साउंड जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मीडियम वहां पे ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? बिना मीडियम के साउंड को प्रोपोगेट कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना किसी पार्टिकल के सपोर्ट के, बिना किसी मीडियम के सपोर्ट के ही आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है? अब इनके जो प्रोपोगेशन का जो तरीका होता है, तरीके को हम लोग को देखना है क्लास 12 में। क्लियर? वहां पे हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे धकेलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है ये मैग्नेटिक फील्ड को आगे धकेलेगा, और दोनों एक दूसरे को धकेलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं। और इसी तरीके से ये वैक्यूम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करते हुए चलता है बिना किसी मीडियम के सपोर्ट के। ठीक है? बिना किसी मीडियम के सपोर्ट के। क्लियर? इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर पाते हैं। देखो भाई हैवी होने लग जाएगा तो फिर बता देना बकायदा कि हैवी हो रहा है, मैं क्लास वहीं पर रोक दूंगा। सारे के सारे तुम्हारे लिए बिल्कुल नए नए टर्म्स हैं। क्लियर? और मे भी स्कूल में यहाँ तक पहुंचे भी नहीं हुए रहेंगे तुम्हारे किसी के, क्योंकि स्कूल में तो छुट्टी लग गया रहेगा एक एक चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद। ठीक है? चलो, तो ये ड्रॉ करो, पहले इतना पहले लिखो और इसको ड्रॉ करो। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर आगे बढ़ाते हैं, जल्दी फास्ट, जितना जल्दी हो सके ड्रॉ करो। फिर इसके पोस्टुलेट्स लिखवाऊंगा एक एक करके। हो गया? ठीक, पोस्टुलेट्स। इसने मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेकर के पोस्टुलेट्स दिए हुए थे, इसके हिसाब से 3-4 या ज्यादा नहीं है, बहुत इजी इजी है, सारा कुछ यहाँ पे डील कर चुके हैं। लिखते हुए चलो पोस्टुलेट्स। देख लो भाई, ध्यान से सब चीजों को एक एक करके समझ लो। क्लियर? क्योंकि एक एक टर्म तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरा अभी 11th और 12th इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जैसे नाचते नाचते निकल जाएगा, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है? ठीक, तो एक एक टर्म्स को दिमाग में अच्छे से बिठाते हुए चलो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनना है तो। आगे देखो पोस्टुलेट्स, पहले नंबर का क्या बोल रहा है ये कि ईएम वेव्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली।
ठीक। सेकंड नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव, propagation of wave are mutually perpendicular. Clear? थर्ड नंबर लिखना, these waves do not require medium for propagation. क्लियर? 3 पॉइंट्स हुआ, एक और लिखवाना है, जल्दी लिखो तो फिर यहाँ पे स्पेस बनाएंगे और लिखेंगे। जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट नोट डाउन करो। 3, एक काम करो, ये छोटा सा ये यहीं पे आ जाएगा, वेट, एक ही लाइन है, छोटा सा है, यहीं पे आ जाएगा। देखो, फोर्थ पॉइंट, all electromagnetic waves travel with speed of light, that is 3 multiplied by 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है? ठीक है भाई, ये सारे पोस्टुलेट्स के साथ में तुम्हारा वेव थ्योरी भी होता है यहाँ पे कंप्लीट। जल्दी लिखो जल्दी। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में वेव के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट को वेव का क्या बोला जाता है, क्योंकि अब आगे आने वाले टॉपिक्स में हमको वेव के टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन से डील करना है। ठीक है? जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी, एक एक पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम लोग अपना नोट्स पहली बार बना रहे हो, जितने मैंने शॉर्ट्स में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ईएम लिखा हुआ है, तुम इसको ईएम लिख के मत छोड़ना। 2 दिन बाद कॉपी खोलोगे, ईएम का मतलब क्या, तुम्हारे भेजे में नहीं रहने वाला। तुम सारे शॉर्ट टर्म्स को पूरे वर्ड्स में लिखो, पूरे वर्ड्स में लिखो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सभी चीजों को पूरे डिटेल में फुल फॉर्म में लिखो, फुल फॉर्म में। मेरे को इसको 25 बार डील करवाना है, मैं 75 बार इसको पढ़वा चुका हूं, मेरे को इससे एक एक पॉइंट याद हो चुका है, तो मैं शॉर्टकट मारूंगा, मेरे को चलेगा, क्योंकि मैं उसको आगे भी पढ़ाऊंगा तो मेरे को याद रहने वाला है कि वो क्या था। तुमको भेजे में नहीं रहने वाला, ये तुम्हारे भेजे से उतर जाएगा, 2 दिन भी नहीं टिकेगा भाई। कल सुबह अगर कॉपी खोलोगे तो ईएम का मतलब क्या है नहीं पता चलने वाला तुमको। जब पंचर टाइप का फील होना चालू हो जाए तो बता देना कि अब और नहीं झेला आएगा। ठीक? और नहीं झेल पाओगे ये बता देना, तो क्लास बंद कर दिया जाएगा। फालतू में मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दूं, यहाँ पे पूरे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा टॉपिक को लेकर के चिल्ला दूंगा, भेजे में कुछ जाएगा नहीं, कोई मतलब नहीं निकलना। इसीलिए पंचर टाइप का फील हो, तुरंत क्लास रुकवा देना, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सारे टॉपिक को क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे। क्लियर? डन डन, गुड, वेरी गुड। ठीक, तो अब हम लोग कुछ टर्म्स देख लेते हैं वेव से रिलेटेड। लगाओ अगला हेडिंग, टर्म्स रिलेटेड टू वेव, क्योंकि इसके बारे में पढ़ चुके हो, मुश्किल से 5 मिनट का है, जल्दी देखते हुए चलो। इसमें से तुम्हारे भेजे में अगर नहीं रहने वाला होगा तो उनसे रिलेटेड, टर्म से रिलेटेड फॉर्मूले तुम्हारे भेजे में नहीं रहेगा, उनको मैं यहाँ पे रिवीजन करवाते हुए चलूंगा, तो ध्यान से देखते हुए चलो। टर्म्स रिलेटेड टू अ वेव, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक वेव बनाते हैं, सिर्फ वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना रहे, ठीक,
अब देखते हुए चलो इसमें, अब इस वेव में किन किन चीजों को क्या क्या बोला जाता है ये तुमको दिमाग में बिठाना है। सबसे पहले ये जो टॉप पॉइंट्स होते हैं इनको बोला जाता है क्रेस्ट। ठीक, ये जो टॉप पॉइंट्स हैं इनको बोला जाता है क्रेस्ट। ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट जो रहेगा इसको बोलेंगे ट्रफ। क्लियर, वो क्रेस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया। आगे इसका जो मैक्सिमम हाइट होता है किसी भी क्रेस्ट या फिर ट्रफ का जो मैक्सिमम डेप्थ होगा, क्लियर, दोनों इनके जो मैक्सिमम हाइट होता है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग लिख दिए एम्पलीट्यूड। क्लियर इतना, तो पहले इतने को लिख लो। इसको लिखना क्या है, इसमें कुछ नहीं लिखना, एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक, अब आगे देखो इसमें से तुम्हारे काम के क्या क्या है। सबसे पहले आ जाएगा इसमें से फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, ये न्यू है, न्यू, एन यू, न्यू। क्लियर, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कोई सा भी वेव कितना साइकिल कंप्लीट करता है। और एक साइकिल किसी वेव का एक से पॉइंट से स्टार्ट किए एक बार घूम करके आया तो यहां तक, बोलने का मतलब यहां से यहां तक का जो ये, यहां से यहां तक का जो ये वेव है ये एक साइकिल का वेव है। क्लियर, ये एक साइकिल का वेव है। तो फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ये जो ऊपर नीचे हो रहा है इसको बोला था ऑसिलेशन। कंप्लीट इन 1 सेकेंड। क्लियर, पहला टर्म। सेकंड टर्म इसमें हम लोग देखो एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट, ट्रफ, इन सब चीजों के बारे में बुक में लिखा हुआ रहता है। मेरे को ये लग रहा है कि ये सब चीजों के बारे में तुमको पता है फालतू में, और हम लोग नोट्स एक्स्ट्रा नहीं करने वाले। क्रेस्ट का मतलब ऊपर के पॉइंट, ट्रफ का मतलब नीचे का बॉटम मोस्ट पॉइंट, और जो हाइट रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। नहीं भी अगर पता होगा तो याद कर लो, अलग चीज को नहीं लिखने वाले। फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें से टाइम पीरियड। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से। टाइम पीरियड इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा नंबर ऑफ वन ऑसिलेशन कंप्लीट इन टाइम, या टाइम इन विच वन ऑसिलेशन कंप्लीट, टाइम इन विच वन ऑसिलेशन कंप्लीट। दोनों में डिफरेंस है, ये एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, और एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखोगे तो न्यू इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल टी होता है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, लिखो इसको भी लिखो। थर्ड, वेवलेंथ। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं लैम्डा। उल्टा वाई, ठीक है, ये उल्टा वाई है, लैम्डा। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। क्लियर, क्रेस्ट और ट्रफ। अगला फोर्थ नंबर, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी इसको सी से ही रिप्रेजेंट कर देंगे अभी, और इसके लिए हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड बाय द वेव। इसको हम लोग बोलते हैं वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, अब देखो यहां पे तुम्हारे तीन टर्म्स आए हुए हैं, एक टाइम आया है, एक डिस्टेंस आया है, और एक स्पीड आया है। स्पीड बोलने का मतलब वेलोसिटी। इसमें भी हम लोग सेम सेम कॉन्सेप्ट, बोलने का मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला लगा करके
इन चारों के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। क्लियर? तो देखो मैं यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन बताता हूं। देखो इनके बीच में रिलेशन देखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। बस भाई सारे चीजों को यहीं पे पुट करते हुए चलो। स्पीड का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, सी जो है ये स्पीड है, सी इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, लैम्डा, डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ, ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है, टाइम पीरियड कैपिटल टी, तो सी इज इक्वल टू होता है लैम्डा बाई टी। ये हो गया। आगे देखो इसी को अगर और लिखोगे तो ये क्या लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 1/t होता है। क्लियर? और 1/t का वैल्यू न्यू भी होता है, तो यहाँ से ये एक और रिलेशन आ जाएगा, फिर ये दूसरा रिलेशन हो गया। और इसी को अगर और बनाओ, हालांकि ये दोनों सेम है, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई बाई न्यू। ये हो जाएगा क्योंकि 1/t इज इक्वल टू होता है न्यू। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन यहां से निकाल सकते हो, न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई लैम्डा। ये सारे रिलेशंस तुमको दिमाग में बिठा करके रखना है, किसी का भी यूज हमको अभी आने वाले टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स में देखने के लिए मिलेगा। जल्दी से नोट डाउन करो इतना, ये सारे ये दोनों सेम ही है ना, ये दोनों सेम है, इस बेसिस पर हम लोगों ने ये निकाला हुआ है, सी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू मल्टीप्लाई बाय 1/t या 1 बाय टाइम पीरियड को हम लोग न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको न्यू से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ से न्यू का भी वैल्यू ले आए। लिखो 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 फास्ट। हो गया? ठीक, गुड। समझो यहां तक कि तुम्हारे वेव्स के डिटेल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, वेव के कौन कौन से टर्म्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ये रिलेशन भाई भूलना मत, जिसके भेजे से उतरा अभी कल जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है, जिसके भेजे से ये उतरा उसको न्यूमेरिकल दिमाग में आएगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। कल हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे पहले उतरेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखने के बाद फिर इन्हीं वेव से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो इसको तो एकदम अच्छे से ये रिलेशन बिठा लो दिमाग में, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, सी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। खास करके ये दोनों रिलेशन तुम्हारे भेजे में रहना ही चाहिए, सी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी और न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। क्लियर? अब समझो यहां से, यहां पे अभी टाइम कितना चल रहा था, 1870 का, ठीक। इसके बाद धीरे धीरे करके और भी बहुत सारे फिनोमिना ऐसे आगे आना चालू हुए जो कि लाइट के वेव नेचर से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, ठीक है। अब तक तो लाइट के पार्टिकल नेचर से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वगैरह सेटिस्फाई हो रहे थे, उससे ये एक्सप्लेन हो रहे थे, वेल एक्सप्लेन हो रहे थे, ये हम लोग को पता चल गया था। लेकिन आगे चल करके और बहुत सारे ऐसे फिनोमिना देखने के लिए मिलेंगे जो कि लाइट के सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकते हैं, ठीक है। लाइट के सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकते हैं, और इसी को लेकर के अभी प्लैंक आने वाला रहेगा, प्लैंक नया साइंटिस्ट आएगा प्लैंक, और अपना ये थ्योरी लेकर के जिसको हम लोग बोलने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। लाइट को सबसे पहले न्यूटन ने पार्टिकल बोला था, कॉर्पस्कल्स के बाद फिर लाइट को ही वेव बताया था हाइगन ने, हाइगन के लाइट को वेव बताने के बाद फिर मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने लाइट को भी क्या बताया हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया। क्लियर? पहले तो हाइगन ने सिर्फ उसको वेव बताया था, बाद में मैक्सवेल ने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता दिया। अब प्लैंक्स आने वाला होगा, और प्लैंक के थ्योरी के हिसाब से प्लैंक ने लाइट को एक क्वांटा बोला है, इसमें क्वांटम थ्योरी देगा, क्वांटम, ठीक। तो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से लाइट जो है ये क्या है, एक क्वांटा, क्वांटा। और यहां पे अभी एक्सप्लेन करेंगे कि क्वांटा का मतलब होता है अ पैकेट ऑफ लाइट। क्लियर? क्वांटा का मतलब हो जाएगा अ पैकेट, और बहुत ही टाइनी पैकेट, छोटा पैकेट। क्लियर? और टाइनी पैकेट ऑफ लाइट, या फिर अ टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी। क्लियर है? इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्वांटा, और इसी क्वांटा ऑफ लाइट को ही बोला जाता है फोटोन। क्लियर? अभी अभी कॉर्पस्कल्स थ्योरी बताने के बाद मैंने तुमको बताया था कि इन्हीं कॉर्पस्कल्स को आगे चल करके फोटोन नाम देने वाले हैं। तो अब जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आएगा, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में उन्हीं कॉर्पस्कल्स का नाम चेंज करके क्वांटा ऑफ लाइट या फिर फोटोन बोला जाएगा, ठीक है। इतना तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डील करेंगे कल के क्लास में। आज तक के लिए इतने को दिमाग में बिठाओ, इनसे एसोसिएटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होने वाले रहेंगे वो सारा कुछ हम लोग कल डिस्कस करने वाले रहेंगे। और साथ ही साथ जितने टर्म्स तुमको बताए जा रहे हैं
एकदम अच्छे से दिमाग में बिठाते हुए चलो। एक भी चीज दिमाग से उतरा, हाँ तो फिर आगे में तुमको ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ रिवीजन करते हुए चलो। और भाई कम से कम इतना टाइम हो चुका है, जो टेस्ट अपलोड हुआ है उसको जा करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। कोई कोई ऐसा बहुत हैवी चीज नहीं होने वाला कि तुमसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ना हो पाए या नेगेटिव में नंबर चला जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, पहला टेस्ट दे रहे हो, नंबर जो है वो तुम्हारे नेगेटिव में भी जा सकते हैं, ठीक ठाक भी नंबर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ना ही नंबर्स तुमको घर वालों को दिखाना है, ना ही नंबर्स तुम्हारे जो रहेंगे वो कोचिंग में यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा। बस वो नंबर जो है वो तुम्हारे लिए है, खुद के लिए है। तो एक बार जाकर के टेस्ट अटेम्प्ट करो तो तुमको पता चले कितने पानी में हो और तुमको अपने इस फील्ड में कितना मेहनत करने का रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो आज के बाद और टाइम नहीं दिया जाएगा, आज टेस्ट जाकर के अटेम्प्ट कर दो, नहीं तो मैं टेस्ट वहीं से ग्रुप से वहां से मैं उसको रिमूव कर दूंगा, फिर बैठते रहना। और पूरे सेशन में तुम्हारा और टेस्ट नहीं होगा, पूरे सेशन में टेस्ट नहीं होगा। आज लास्ट डेट है, आज रात के 12 बजे तक सभी के सभी का टेस्ट अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। और एक चीज, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, पहले वाले ग्रुप के जो रहेंगे उनका रिजल्ट एक में दिखाएगा और बाकी वालों का रिजल्ट अपने में दिखाएगा। तो ग्रुप्स वाइज भी तुमको रिजल्ट एक दूसरे का किसी को नहीं पता चलने वाला। ठीक है, दोनों ही ग्रुप्स में जो टॉप पे रैंकिंग तुमको मिलने वाला रहेगा वो मेरा मिलने वाला है। क्लियर? क्योंकि तुम सबसे ज्यादा होशियार मैं हूं और इसी वजह से मेरे दोनों ही टेस्ट में फुल मार्क्स आए हुए हैं, मतलब दोनों ही ग्रुप में। तो भाई देख लो कितना दूर पहुंचाने वाले रहोगे और आज जाकर के टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, चलो भाई ठीक है, आज के लिए इतना